हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो कॉन्जुगेट एडिशन होता है, मतलब कॉन्जुगेटेड डाइन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है उस केस पे कैसे रिएक्शन होता है, ये वाला वीडियो। उसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो आइसोलेटेड डाइन होता है उस केस में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ये वाला। और उसके पिछले वाले वीडियो में हमने जो जनरल मैकेनिज्म होता है कैसे होता है उसको देखा था। अगर आपने इस 3 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए और फिर यहाँ पर आइए, तो कुछ आपको नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। नहीं मैं तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो एडिशन रिएक्शन होता है उस पर थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल ऑफ दैट रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, और उसका बहुत सारा एग्जाम्पल और बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे। तो पहली बात तो ये है, ये जो आपको दिख रहा है वो तो ये है कि ये 1,3 डाई इन, मतलब ब्यूटा 1,3 डाई इन सिस्टम है। उसके साथ आप जो HBr एडिशन करेंगे तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक है 1,2 एडिशन का और एक है 1,4 एडिशन का। अब प्रश्न उठता है कि कब ये प्रोडक्ट बनेगा और कब ये प्रोडक्ट बनेगा। इन जनरल होता क्या है, जो माइल्ड कंडीशन होता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, और जब रिगोरस कंडीशन होता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम काइनेटिक प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, और कब ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और कब ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। पहले हम समझते हैं कि ये जो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है, ये जो माइल्ड कंडीशन पर, ये माइल्ड कंडीशन का एक्चुअल का मतलब क्या है। मान लो ये एक वीक बॉन्ड है, HCl होगा, और एक है HBr। आप बोलो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किसका ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ये जो होता है ये HCl का HBr से ज़्यादा होता है। तो HCl बॉन्ड को ब्रेक करने पर जो एनर्जी लगता है और HBr को ब्रेक करने पर जो एनर्जी लगता है, ये दोनों अलग होगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो HCl को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अगर इस पे डाउट है तो आप प्लीज़ बेसिक जो केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज है उसका फिर से देखिए और फिर आइए। तो ये जो HCl बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, तो अगर इसको ब्रेक करने में T1 लग रहा है तो इसको ब्रेक करने पे T2 लगेगा, और T1 ज़्यादा होगा T2 से। अब मेरा प्रश्न उठता है कि अगर मैं T2 टेम्परेचर राइज कर दूँ तो HBr तो ब्रेक करेगा ही, बट HCl नहीं करेगा। तो HBr के लिए ये जो माइल्ड कंडीशन है और जो HCl के लिए माइल्ड कंडीशन है, दोनों अलग होगा। तो ये निर्भर करता है कि आप कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं इसके ऊपर। तो हर एक रिएक्टेंट का हर एक कंडीशन को हम माइल्ड कंडीशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो माइल्ड कंडीशन पर काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा और ये जो रिगोरस कंडीशन पे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा, तो क्यों दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। अगर क्या ये ऑलवेज ट्रू है कि ये दोनों अलग अलग होगा, इसका जवाब आपको कुछ देर में मिल जाएगा। दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। ये है रिएक्टेंट का क्या है, ये वाला जो रिएक्टेंट है यही CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये ब्यूट 1,3 डाइन सिस्टम है। तो इसको अगर आप H+ दोगे तो क्या बनेगा। मेरा जो पिछले वाला कॉन्जुगेटेड डाइन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वो वाला वीडियो आपने देखा है, वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ये कुछ ऐसा होगा, वो कुछ देर में मिल जाएगा। वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ये कुछ ऐसा होगा। एक ये बन सकता है और एक क्या बन सकता है, और एक ये बन सकता है। अब इन दोनों में से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि एक पहला रीज़न है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, दूसरा है कि ये जो एलाइलिक कार्बोकैटायन है, मतलब ये डबल बॉन्ड के
पाई बॉन्ड भी यहाँ पर कॉन्जुगेट होने का प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। तो ये क्या है, ये है कॉमन इंटरमीडिएट। तो इस जो ट्रांजिशन स्टेट है ये है क्या, ये है कॉमन इंटरमीडिएट। तो यही है रहता है यहाँ पर। तो ये जब HCl और HBr हम ऐड करते हैं तो ये कॉमन ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और जब हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। पहला कि यहाँ पर आकर डायरेक्ट बियर ऐड कर जाए, और दो कि ये वाला यहाँ पर ब्रोमीन लगे और यहाँ पर ब्रोमीन लगे। तो यहाँ पर ब्रोमीन लगने पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अगर यह तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं तो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये रहा कॉमन इंटरमीडिएट। तो इसके साथ अगर HBr ऐड करेंगे तो क्या बनेगा कि ये एक बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, इसके साथ कॉन्जुगेट होगा, और कॉन्जुगेट होकर जो बनेगा तो ये होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पर Br। तो इसको हम बोलते हैं 1,2 प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं 1,4 प्रोडक्ट। अब प्रश्न उठता है कि ये जो काइनेटिक प्रोडक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा अनस्टेबल है, और ये वाला जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो क्यों, ऐसा क्यों, एक प्रोडक्ट कम स्टेबल और एक प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है जो GOC का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये जो डबल बॉन्ड के साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा, मतलब जिस डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेगा वो वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो इस प्रोडक्ट में हम ज़्यादा स्टेबल होगा उसको ही हम थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोलेंगे, और जहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कम होगा उसको हम काइनेटिक प्रोडक्ट बोलेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि ये वाला मैंने क्या बोला, क्यों बोला, ये जो माइल्ड कंडीशन पर ही काइनेटिक प्रोडक्ट क्यों बना, और जो रिगोरस कंडीशन है वहाँ पर ही क्यों थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बना? तो इसका रीज़न हम ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं। क्या है इसका कारण? इसका कारण यही है, ये जो 1,4 प्रोडक्ट है ये है कॉमन इंटरमीडिएट, और जब हम इससे थोड़ा सा जाएंगे तो ये वाला जो काइनेटिक प्रोडक्ट है इसको पहुंचने के लिए आपको कम एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। मान लो ये एक हील है, इसका ऊंचाई 100 मीटर है, और एक है ऐसा हील जिसका ऊंचाई 200 मीटर है। क्या आपका कॉमन सेंस नहीं कहता कि ये ओवरटेक करने में आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा? तो ये वाला जो ऊंचाई है ये तो बहुत आसानी से ही आप क्रॉस करके चले जाओगे, वरना ये वाला जो ऊंचाई है इसको आप ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो हम जब माइल्ड कंडीशन पर देते हैं तो क्या होता है, वो माइल्ड कंडीशन पर वो जो रिएक्टेंट का कॉमन इंटरमीडिएट का एनर्जी वो उस ऊंचाई को तो बहुत आसानी से ही काम ओवर कर जाता है। तो इसके वजह से ही तो ये वाला काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, और इसका जो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है उसके वजह से ही तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। मतलब माइल्ड कंडीशन पर ये वाला जो एनर्जी गैप ज़्यादा रहता है उसकी वजह से थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, और ये वाला जो काइनेटिक प्रोडक्ट है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और जब हम काइनेटिक प्रोडक्ट पर चले गए हैं, मान लो यहाँ पर हमने 10 मॉलिक्यूल ले ली, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पहुँच पाया। अब हम क्या करते हैं, मान लो कि हमने -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाला हमने पाया 10 मॉलिक्यूल काइनेटिक प्रोडक्ट, 2 मॉलिक्यूल थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। अब जब हम 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ करेंगे
तो क्या होगा, ये वाला जो काइनेटिक प्रोडक्ट का जो रिवर्स रिएक्शन है, ये वाला जो एनर्जी है, मतलब ये जो एनर्जी गैप है और ये जो एनर्जी गैप है, तो थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट के लिए एनर्जी गैप ज़्यादा होगा और फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो काइनेटिक प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल गया था वो फिर से ये जो कॉमन इंटरमीडिएट है वहाँ पर पहुँच जाएगा। और इससे भी बहुत बड़ा बात ये है कि अगर आप फिर से भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहेंगे तो ये वाला काइनेटिक प्रोडक्ट से जो कॉमन इंटरमीडिएट पे गया वो फिर से टेम्परेचर लेकर ये जो ज़्यादा एनर्जी गैप है उसको ओवरटेक करके फिर से चला आएगा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनकर। तो रिज़ल्ट निकला क्या, रिज़ल्ट निकला ये कि ये वाला जो काइनेटिक प्रोडक्ट है इसका रेशियो कम होता जाएगा और ये जो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है इसका रेशियो ज़्यादा होता जाएगा। तो आफ्टर बहुत सारे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर धीरे धीरे ये वाला जो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और काइनेटिक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये रहा ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन, क्यों काइनेटिक प्रोडक्ट कम और क्यों थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट ज़्यादा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो काइनेटिक प्रोडक्ट और ये जो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है क्या वो सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए सेम होगा। इसका जवाब है नहीं। जो मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि ये जो बॉन्ड एनर्जी और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ये तो रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट वेरी करता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक रिएक्टेंट का काइनेटिक प्रोडक्ट जिस टेम्परेचर पे बन रहा है दूसरा रिएक्टेंट का भी काइनेटिक प्रोडक्ट वही टेम्परेचर पर बने। ये भी हो सकता है कम टेम्परेचर पर ही अनदर रिएक्टेंट का काइनेटिक प्रोडक्ट बने और ये भी हो सकता है कि उसी टेम्परेचर पर कुछ दूसरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का भी थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बन सकता है। यही है मेरा प्रश्न कि जो 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है उस केस पे जब HCl का रिएक्शन आप 45 डिग्री पर कराते हो तो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है और जब HBr के साथ आप कराते हो तो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनता है। ये रहा पहली चीज़ जो आपको याद रखना होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये जो 1,2 प्रोडक्ट है क्यों पहले ही ये क्यों बना। तो हमने एक एक्सप्लेनेशन ये देखा कि जो एनर्जी गैप है मतलब जो एनर्जी हील है वो 1,2 एडिशन पर कम होता है, बट जो 1,4 एडिशन होता है उस केस पे ये जो एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। इसके वजह से 1,4 एडिशन प्रोडक्ट धीमे बनता है और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बहुत जल्द होता है ये वाला। अब प्रश्न उठता है कि ये जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है क्या ये ज़रूरी है कि सब समय वही पहले बने और दूसरे स्लो में बने। ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है जो इंटरमीडिएट बनता है उसका ट्रांजिशन स्टेट पर। तो हम पहले जो ब्यूटा 1,3 डाइन सिस्टम है उस केस को हम समझते हैं। ये रहा ब्यूटा 1,3 डाइन सिस्टम। इस केस के जब आप HCl डालोगे तो जो 1,2 प्रोडक्ट बन रहा है 1,2 प्रोडक्ट का मतलब क्या, 1,2 प्रोडक्ट का मतलब ये कि ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है और ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है तो ये दोनों यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है कि यहाँ पर एक ये वाला कॉमन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो अगर आप उसी साइड पे ले जाओगे तो यहाँ पर एक टर्मिनल डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर एक टर्मिनल कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पर एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो इन जनरल आपको लगेगा कि यार ये तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये जो इंटरमीडिएट है तो ये कम ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब इसको पहुंचने में कम एनर्जी लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा
रेट फास्टर रेट में प्रोड्यूस्ड होगा, और ये जो इसका जो स्टेबिलिटी है ये तो इससे कम है, तो ये क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ ये तो लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल है मतलब ये कम लगेगा, ये ज़्यादा लगेगा, तो ये फॉर्मेशन रेट तो स्लो हो जाएगा, फॉर्मेशन रेट तो घट जाएगा। तो ये क्या हुआ, तो आपको लग सकता है कि ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये बहुत स्टेबल है, तो इसके वजह से ये जो बहुत जल्द बन रहा है, लेकिन ये वाला बहुत कम स्टेबल है, इसके वजह से इसका फॉर्मेशन रेट घट जाता है, तो ये धीमे बनता है। तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा फास्ट बनेगा और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बहुत धीमे बनेगा। ये आपको इन जनरल सेंस में लग सकता है क्या कि 1-2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑलवेज बिकम फास्टर, बट ये वाला सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है उसके लिए हम सीखेंगे पिछले वाला, ये जो अगला वाला एग्जांपल, ये क्या है, ये है ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ये तो यही हुआ जो मैंने आपको बोला। तो ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके मदद से हम इसको गलत प्रूफ करेंगे। कैसे, चलो सीखते हैं। पहले ये क्या सिस्टम है, इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। पहले वाला ये है 1 2 3 4 5, मतलब पेंट 1,3 डाई इन सिस्टम। इसके साथ जब आप DCl डालोगे तो D क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब D प्लस और Cl माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल जाकर कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है पहले हम वो समझेंगे। तो DCl जब हम डालेंगे तो ये हो सकता है कि एक बने, ये क्या है, ये है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हम जब पेंट 1,3 डाइन पर DCl ऐड करेंगे -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बन सकता है। एक है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट और एक है 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। तो हम कंपेयर कैटायन यहाँ पर बन रहा है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये है एलाइलिक सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो भी एलाइलिक सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सिर्फ फ़र्क ये है, यहाँ पर CH2D ऐड है और यहाँ पर CH3 ऐड है। तो इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर किया जाए तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी होता है। अगर सेम स्टेबिलिटी होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो 1:1 आना चाहिए। बट ये देखा जाता है कि ऑलवेज 1-2 एडिशन प्रोडक्ट 1-4 एडिशन प्रोडक्ट से ज़्यादा बनता है। अब प्रश्न उठता है क्यों 1-2 एडिशन प्रोडक्ट ही 1-4 एडिशन से ज़्यादा क्यों बनता है। इसका जवाब है ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या बोलता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यही बोलता है कि अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को जिस कार्बन पे ऐड करेंगे तो वहाँ पर कार्बोकैटायन तो बनेगा, बट ये जो Cl माइनस मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल ये वही पोजीशन पर अटैक करेगा जो कि कार्बोकैटायन के बगल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है तो Cl माइनस यहाँ पर ही बनेगा, ड्यू टू ये जो पोजीशन है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है इसके सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन है और ये वाला पोजीशन इससे बहुत दूर है। तो ये जो बनेगा वो बहुत लेस अमाउंट पे बनेगा क्योंकि ये बहुत दूर पे सिचुएट है। अब प्रश्न ये है कि ये क्या ये ऑलवेज ट्रू है कि 1-2 एडिशन प्रोडक्ट सर्वदा काइनेटिक और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट ऑलवेज थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट होगा। इसका जवाब है नहीं। एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, ये कौन सा डाइन है, ये है 1 2 3 4 5। इसका मतलब हुआ पेंट 2-4 डाई इन सिस्टम
जहाँ पर ये जो सेकंड वाला कार्बन है वहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर आप इसको HBr से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा ये और एक बनेगा ये। अब हम थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कौन है काइनेटिक प्रोडक्ट और कौन है थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। पहले हम समझते हैं कि काइनेटिक प्रोडक्ट कौन है। ये तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर H+ ऐड हुआ है और यहाँ पर Br- ऐड हुआ है। तो ये 1 वाला पोजीशन और ये 2 वाला पोजीशन, तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बन रहा है, तो ये तो काइनेटिक हुआ, इसके साथ कोई डाउट नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये थर्मोडायनेमिक कौन सा होगा। थर्मोडायनेमिक को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कौन सा डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है। इसको देखने के लिए आपको देखना होगा कहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है और कहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कम है। पहले ये वाला डबल बॉन्ड देखो कि इस डबल बॉन्ड के साथ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये हुआ 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखो ये वाला डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ 3 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला तो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि ये जो ए वाला प्रोडक्ट है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट इज काइनेटिक एज वेल एज थर्मोडायनेमिक। तो ये ज़रूरी नहीं कि काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ऑलवेज बी डिफरेंट। ये इस बात पर डिपेंड करता है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। उसी के आधार पे हम बोलते हैं ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है और ये वाला काइनेटिक प्रोडक्ट है। इस केस पर काइनेटिक प्रोडक्ट का तो कोई डाउट ही नहीं है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इसको ही बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन जहाँ पर है वो तो ज़्यादा स्टेबल होगा ही, तो ये तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ही बोलाएंगे। तो ये वाला प्रोडक्ट काइनेटिक भी है और थर्मोडायनेमिक भी है। अब हम एक अनदर एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा ये वाला, ये क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, हेक्स 2 4 डाइइन। तो अगर आप इस पर HCl ऐड करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या, एक रहा ये और एक रहा ये। तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा काइनेटिक है और कौन सा थर्मोडायनेमिक है। पहले हम देखकर समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो HCl कहाँ पर ऐड होगा, तो दोनों ही सिमेट्रिकल है क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्लेन पास करेंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, तो ये तो सिमेट्रिकल एल्किन हुआ। तो यहाँ पर HCl आप किसी भी डबल बॉन्ड पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट का तो स्टोरी ही नहीं है, तो दोनों डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो HCl आप कहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो HCl हम पहले यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर CH2 बनेगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये वाला इस वाला डबल बॉन्ड के साथ स्टेबिलिटी ले लेगा, तो ये वाला तो मेजर ही होगा। तो ये क्या हुआ, ये है 1 2, मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बन रहा है। तो ये क्या हुआ, ये होगा काइनेटिक प्रोडक्ट। तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कौन सा होगा, फिर से ही वही सवाल कि थर्मोडायनेमिक कहाँ बनेगा। उसको देखने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ पर ज़्यादा है। तो इस पर ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये रहा 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और इसको इस डबल बॉन्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये रहा 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये जो 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन और ये जो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो नहीं यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि
तो ये क्या हुआ, दोनों पर ही 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों ही बनेंगे, तो दोनों ही स्टेबिलिटी सेम होगा, तो किसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोलेंगे? इसका जवाब है हम किसी को भी पर्टिकुलरली थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो थर्मोडायनेमिक, इसको अगर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोलेंगे तो इसको भी थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा। तो ये हम इसको काइनेटिक बोल सकते हैं, बट इन दोनों को किसी को भी हम थर्मोडायनेमिक नहीं बोल सकते हैं। ये रहा काइनेटिक प्रोडक्ट वर्सेस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का जो डीप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगले वाले वीडियो पे हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और बहुत सारा सवाल बनाएंगे। थैंक यू।